वो लाहौर कलंदर्स के हारने की आदत नहीं बदलती। कल भी लाहौर कलंदर्स ने एक मरतबा से फिर अपने शायकीन को मायूस किया, क्रिकेट खेलने वालों को मायूस किया, क्रिकेट पर बात करने वालों को मायूस किया, क्रिकेट का बंदोबस्त करने वालों को उन्होंने कल भी मायूस किया। और उसके साथ साथ जिस तरह के फैसले लाहौर कलंदर्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं वो यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये इस चीज़ की भी निशानदेही करते हैं कि जब कोई टीम मुसलसल हार रही होती है तो वो बहुत सारे गैर मामूली फैसले भी कर देती है, जिनका आम दिनों में, जिनका आम हालात में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फैसले इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया ने किए हैं। और ऐसे ही खेल का मुजाहरा जो किसी भी लिहाज से उन खिलाड़ियों की सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखता है, वो उनकी टीम ने पेश किया है। ब्रेंडन मैकलम की बात कर लें, आप उमर अकमल की बात कर लें, सुहेल खान की बात कर लें, वो तमाम खिलाड़ी जो मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने इतनी मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि इस इवेंट में पीएसएल के तीसरे एडिशन में यूं लगता है कि शायद 5 ही टीमें थी, छठी टीम तो थी ही नहीं। इसको तो वैसे ही साथ में रखा गया है तजर्बा हासिल करने के लिए। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहसीत इवेंट, एक टूर्नामेंट के लिहाज से, कि एक टीम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो लोगों का, एक टीम जो कि शायकीन जिसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, एक टीम के खिलाड़ी जिसकी शायकीन क्रिकेट में खासी मांग है, पसंदीदगी है, वो इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर हर तरह से नाकाम दर नाकाम हो रहे हैं। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया भी है। और लाहौर कलंदर्स की नाकामी ने भी पाकिस्तान सुपर लीग की दिलचस्पी में और दिलकशी में एक कमी की वजह ज़रूर बनी है। अगर कोई टीम मुसलसल हार रही हो तो उसका सिर्फ उस टीम पर असर नहीं पड़ता, पूरे इवेंट पर असर पड़ता है। और लाहौर कलंदर्स की मुसलसल नाकामियों से पाकिस्तान सुपर लीग को एक ब्रांड की हैसियत से भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब इनके पास तो कुछ भी नहीं है, 4 मैचेस इनके बाकी हैं और उन 4 मैचेस में अब इनकी हार और जीत कोई मानी नहीं रखती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो टीम इस टीम से, लाहौर कलंदर्स से हारेगी, उसके ऊपर ज़रूर लोग तंज़ो मज़ाक एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि ये देखें जी, ये एक ऐसी टीम से हार गई है जो किसी से भी नहीं जीती थी और अब इनके खिलाफ उसने फतह हासिल कर ली है। कल के मैचेस जहां पर हम देखते हैं तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम भी दोबारा अपने असल रंग में आ रही है। जिस तरह से उन्होंने पहले और दूसरे एडिशन में मुनज़्ज़म क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, दबाव में क्रिकेट खेली और कामयाबियां हासिल की, उसी तरह से एक मतलब फिर जब तीसरे एडिशन में मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, पीएसएल आगे बढ़ रहा है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कारकर्दगी में भी निखार आता जा रहा है। सरफराज अहमद की कप्तानी में विव रिचर्ड्स को आप देखते हैं बाहर बैठे हुए, जिस तरह से वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। मोइन खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ मुंसलिक हैं, उनको भी लोग देख रहे हैं डग आउट पे बैठे हुए, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं। और सरफराज अहमद के साथ उनके एक खासा इस टीम का ये भी है कि बड़े महदूद वसाइल के साथ, गो कि असद शफीक के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, अनवर अली की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन ये जो अपने मुख्तसर से इनके किरदार हैं उसमें ये अपने किरदार से बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बॉलिंग में बात की जाए अनवर अली की या फिर उनकी फील्डिंग में बात की जाए, हर जगह पर उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। इस टीम इंतजामिया के सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि ये अपने खिलाड़ियों पर बड़ा इन्हिसार करते हैं, एतमाद उनको देते हैं और उनको मुसलसल मौक़े देते हैं ताकि वो भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें और टीम के लिए काम आ सके। कल खेले जाने वाले मैच के हवाले से हम बात करेंगे। Oh, bowls him. Terrific Yorker. His great effort. Oh, that's a big blow, but has he got enough on it? It's a boundary rope catch. And we've got another one taken. It's a longer boundary that side. And it hung. हाँ जी नाज़रीन इकराम, आपने देखी झलकियाँ कल के दोनों खेले जाने वाले मैचेस की। आपने आउट देखे कि किस तरह से अच्छी फील्डिंग भी हुई, कैचिंग आपने देखी है, बड़ी अच्छी तेज़ गेंदबाजी का भी मुजाहरा हुआ। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर किस तरह से अपनी टीम के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बिलखुसूस मोहम्मद नवाज़ और हसन खान जो कि एक एमर्जिंग कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जो कि हाल ही में खेला गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, उसमें पाकिस्तान टीम की क़यादत भी की थी। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है और इनके मुस्तकबिल के हवाले से भी माहिरीन क्रिकेट ख़ास पर उम्मीद है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इन्हीं मैचेस के हवाले से अपने माहिरीन से भी गुफ्तगू करेंगे हवाले से, जिसमें लाहौर कलंदर्स को नाकामी हुई है और कराची किंग्स को नाकामी हुई है। आपने देखा
कि जिस तरह से कलंदर्स मुसलसल हार रहे हैं और तब्दीलियां भी कर रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा नाकामियों के बाद किसी टीम के बारे में लोग बात करते हुए वैसे भी ज़रा थोड़ी सी रहम भी खाते हैं उनके ऊपर, और उनकी गलतियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए भी थोड़ा हाथ नरम होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये वाज़ेह बात है और ये हकीकत है, खुली किताब की तरह है कि जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा बहसियत टीम कलंदर्स ने दिया है, इनके अगर इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों को देखते हैं तो ये किसी भी तौर उनकी सलाहियतों के मुताबिकत नहीं रखता है। ये अपनी सलाहियतों से कमतर खेल इनके तमाम खिलाड़ियों ने पेश किया और एक टीम की हैसियत से ये वो असर छोड़ने में नाकाम रहे हैं। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं क्रिकेट राइटर जनाब फरहान निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब तारिक मुनीर भट्ट साहब भी। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान, कलंदर्स अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म कर क्यों नहीं पाए हैं? सब इसमें या तो कुछ टीम मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा हदायत हैं, बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उन्हें, एक टफ प्लान दिया गया है कि इसी तरह से ही करना है, या फिर ऐसे लग रहा है कि खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। अब 6 मैचेस हुए हैं तो इसमें जितने रन्स कलंदर्स ने पावर प्ले में किए हैं उतने रन्स वो अगले 14 ओवर्स में नहीं हुए उनसे। हर मैच में स्टार्ट अच्छा रहा है। अभी मैं स्टैट्स भी देख रहा था तो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन्स लाहौर कलंदर्स के हैं, 52 की उनकी एवरेज है पावर प्ले में। तो उसके बाद जो इनिंग्स को बिल्ड करना होता है, जो मिडल ओवर में जो खिलाड़ियों का किरदार है, हम पहले भी बात किया जैसे आपके ख्याल में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि ये या तो खिलाड़ियों के ऊपर ये सख्ती है कि जो प्लान उन्हें दिया गया है सिर्फ उसके मुताबिक खेलना है। दूसरी चीज़ ये है कि खिलाड़ी वो उस किसी भी प्लानिंग के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं। देखेंगे चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और पिछले मैच में जो आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यही कह रहे थे कि ये प्रोफेशनल्स हैं, इन पे सख्ती नहीं की जा सकती। तो वो शायद यही कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में यही कहा कि खिलाड़ी उनकी बात सुन नहीं रहे या जो प्लान दिया जा रहा है। कल भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ब्रेंडन मैकुलम ने भी कहा है कि जिस तरह का वो परफॉर्मेंस चाहते हैं खिलाड़ियों से, जो वो प्लान दे रहे हैं खिलाड़ी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ कोचेस की भी बात नहीं मानी जा रही। जो फॉरनर कैप्टन है, जो गैर मुल्की कप्तान है, उन्हें भी वो शायद कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन इन सब बातों का जो असर है, जो इफ़ेक्ट है, वो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि PSL पर पड़ रहा है, और लाहौर दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का और क्रिकेट की नर्सरी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मद्दाह लाहौर के मौजूद हैं, लाहौर कलंदर्स के। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही है और इसका इफ़ेक्ट शायद आने वाले बरसों में PSL पे पड़ेगा कि जो लाहौर की सपोर्ट है उसमें कमी आती जा रही है। जी भट्ट साहब, आपके ख्याल में क्या वजह है कि ये खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के मुताबिक क्यों कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे? हाफिज साहब, टीम में आप देखें इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो कोई कमी नहीं है। फ़खर जमान है, ब्रेंडन मैकुलम है और दूसरे तमाम खिलाड़ी इंटरनेशनल मेयार की हैं और उनकी सलाहियतों से तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि ये कम्बिनेशन अभी तक बना नहीं सके, अभी तक तजर्बात के अमल से गुजर रही हैं। तो तमाम टीमों ने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं समझता हूँ कि अभी तक ये अपनी गलतियों से सीख नहीं सके। गेम प्लान यकीनन टीम मैनेजमेंट बना के देती है, लेकिन ग्राउंड में खिलाड़ी ने खुद खेलना होता है और जो खिलाड़ी अपने हालात के मुताबिक खेल ना सके तो वो बेहतर नतीजे नहीं दे सकता। अब देखिए, ये भाई साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि इनकी इब्तदाई पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलती हैं और इनकी एवरेज भी 52 है। तो यकीनन आखिरी जो 14 ओवर्स होती हैं उनमें इनकी कारकर्दगी मुकम्मल वो उस मेयार की नहीं है जो इनके पावर प्लेज में जितने रन्स बनती हैं। तो जब तक आपकी टीम मजमूई तौर पर सारे खिलाड़ी एक यकसू होकर कारकर्दगी ना दे तो वो रिजल्ट हासिल नहीं हो सकता। तो अब आइंदा इनके पास तो प्लेयर ऑफ मरले से तो ये आउट हो गई हैं। अब इनके पास एक ही चीज़ रह गई है कि ये किसी भी टीम को हरा के उन्हें टूर्नामेंट से आउट कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब उन्हें कम से कम लाहौरियों को उन्हें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो टूर्नामेंट में अच्छा खेलेंगे और अपने शहर के लिए बेहतर नतीजे देंगे। यकीनन लाहौरियों को मायूसी हुई है। आपको लगता है कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ सख्ती है? एक पहलू ये है, दूसरा ये है कि खिलाड़ी अपनी मर्जी कर रहे हैं। हाफिज साहब, ये आकिब जावेद ने अपने बयान में कहा कि हम ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम इन पे सख्ती नहीं कर सकते। यकीनन इन पे सख्ती नहीं हो सकती, लेकिन मादर पिदर आज़ादी तो कहीं भी नहीं हो सकती। कोच का इतना रोल तो होना चाहिए, मेंटोर का इतना रोल तो होना चाहिए कि वो खिलाड़ी को समझा सके कि गेम प्लान क्या है। मैंने पहले भी कहा कि खिलाड़ी ने खेलना तो खुद ही होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर सके। तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर सके। अच्छा, अगर सख्ती नहीं की जा सकती
आकिब जावेद खुद भी, ये तो जो उन्होंने सख्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये उनकी अपनी फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो इस तरह की कोचिंग के ऊपर यकीन ही नहीं रखते कि आप खिलाड़ियों को बांध कर लाएं और उन्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर फंसाने की कोशिश करें। इससे हट के अगर हम पावर प्लेस की बात करते हैं, तो जो पावर प्ले खेल रहे हैं बाद में वो आउट हो जाते हैं, उसके बाद आने वाले बल्लेबाज उसको इनिंग्स को 8, 5, 7 ओवर्स में उस तरह से आगे नहीं लेकर चलते। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अगर हम बात कर लें तो वो अलग है, लेकिन जो पूरी दुनिया में गैर मुल्की खिलाड़ी लीग्स खेलते हैं और वो कलंदर्स का हिस्सा बनते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। जी बिल्कुल। पहले रामदीन को कल के मैच में आप देखें, जी मैं पहले आकिब जावेद की बात करूं कि वो बड़े हाई प्रोफाइल कोच है, लेकिन अगर आप देखें कि उन्होंने जूनियर्स की ज़्यादा कोचिंग की है, जो एज ग्रुप में जो यंग प्लेयर्स हैं अंडर 19 के, अंडर 23 के, तो ये उनकी एक पहली असाइनमेंट है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के भी मतलब हेड कोच तो वो नहीं रहे, बॉलिंग कोच थे। तो अगर वो ब्रेंडन मैकुलम या ऐसे खिलाड़ियों की कोचिंग कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा ईगो का इशू जो है वो माजी में भी देखा तो गया आकिब जावेद की तरफ से या वकार यूनिस की तरफ से। तो मे भी ये भी एक फैक्टर हो कि वो आकिब जावेद बहुत ज़्यादा अपनी बातें इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, कप्तान का प्लान कुछ और है। उसके अलावा ड्रेसिंग रूम में जो टीम ने 25-30 रन कर दिए, तो उन्हें ये लगता है कि शायद हमारा रोल ख़त्म हो गया। कल हमने शेन वॉटसन को देखा 90 रन की इनिंग्स खेली। तो ऐसी कोई काविश, ऐसी कोशिश लाहौर कलंदर्स के जो टॉप ऑर्डर है उनकी तरफ से नहीं आ रही। और फिर जो प्लानिंग है, शुरू में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव गई लाहौर कलंदर्स की टीम, मारधाड़ की हर मैच में। और कल का जो मैच है उसमें बिल्कुल वो दिफाई हिकमत अमली पे चले गए कि जब 10 ओवर में 90 प्लस स्कोर था, तो वहाँ पर दिनेश रामदीन का तो बैटिंग के लिए आना, और जिस तरह से उन्होंने 20 बॉल्स पर 9 रन बनाए हैं, तो वहाँ पर भी टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर हुई। तो ऐसे लग रहा है कि जो अग्रेशन से थोड़ा सा घबराए हुए थे लाहौर के कोचेस भी और कप्तान भी, तो कल बिल्कुल दिफाई हिकमत अमली पे आ गए। ब्रेंडन मैकुलम खुद टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करने के लिए नहीं आए, तो वो एग्रेशन जहाँ पर दरकार था वो नहीं किया, और जो स्कोर 180 प्लस हो सकता था, एक जीत की उम्मीद पैदा हो सकती थी लाहौर के लिए, वो नहीं हुई। गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ क्या मसला है कलंदर्स का हिस्सा बनते साथ? या आप ब्रेंडन मैकुलम को ले लें, आप क्रिस गेल को ले लें, आप कैमरन डेलपोर्ट को ले लें, किसी भी गैर मुल्की खिलाड़ी को ले लें, वो कलंदर्स में शामिल होते हैं तो वो अपनी असल सलाहियतों के मुताबिक नहीं कारकर्दगी। क्रिस गेल तो दोनों, अगर चाहे कराची की तरफ से भी खेले, लाहौर की तरफ से भी, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो शायद यही कहा जा सकता है, कुछ लक फैक्टर ही शायद हो उनका, कि जो दुनिया भर में परफॉर्म करते हैं। मैकुलम परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ मैचेस में उन्होंने रन्स किए, लेकिन वो मेंटली भी थोड़ा सा अपसेट। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, टॉस से लेके जब वो फील्ड कर रहे होते हैं, फील्ड सेटिंग है, तो शायद वो इतना फेडअप हो गए हैं इस टीम से पहले मरहले के बाद कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो भी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा अच्छा गैर मुल्की खिलाड़ी इनके पास नहीं है। दिनेश रामदीन को शायद आपने और मैंने इससे पहले कभी किसी T20 लीग में खेलते हुए नहीं देखा होगा। और कैमरन डेलपोर्ट है, वो अपनी वालदा के इंतकाल की वजह से चले गए, तो यहाँ पर थोड़ी सी किस्मत भी लाहौर के साथ नहीं है कि पहले क्रिस लैन अनफिट हुए, अब डेलपोर्ट नहीं है। ये इनके साथ हर साल ही होता है, हर साल होता है। नाज़रीन इकराम, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर उन्होंने एक मरतबा से फिर मायूस कुन खेल पेश किया। बट साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि एक बदकिस्मती वाला आंसर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है? गो के उनकी कारकर्दगी भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके अहम खिलाड़ियों का अनफिट हो जाना या किसी और वजह से टीम को छोड़कर चले जाना, ये बहरहाल उनकी पहले सीज़न, फिर दूसरे, तीसरे में भी उनके साथ ये चीज़ बहरहाल जुड़ी रही है। हाफिज साहब, यकीनन मैं समझता हूँ कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के शायद स्टार नहीं लाहौर कलंदर के साथ मिल रहे कि वो कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। नाम तो ये मैकुलम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है, इसने इंडियन लीग में भी बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं और इसकी कारकर्दगी से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि एक तो इनके खिलाड़ी वाकई अनफिट हुए हैं, जिसकी वजह से भी इनकी कारकर्दगी में कमी आई है। डेलपोर्ट का वापस चले जाना, ये भी इनके लिए एक धचका है। लेकिन मैं सबसे अहम बात ये समझता हूँ कि ये कोई जवाब नहीं है। तमाम प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, या कुछ पाकिस्तान में अंडर 19 से कुछ उभरते हुए खिलाड़ी हैं, कुछ पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, उमर अकमल है, फखर जमान है, ये सारे मंजे हुए प्लेयर हैं। अब ये तोको करना कि ये हर मैच में इन्हें कोच गेम प्लान देगा या ये इन्हें पीछे से थोड़ा सा दबाव में खेला जाएगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। इन्हें खुद समझना चाहिए। अब 4 मैच रह गए हैं, कम से कम इन्हें उन मैचेस में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना के शायकीन के लिए एक तफरीह का सामान पेश करना चाहिए। और लाहौरियों की जो तवक्कुआत थी इनसे और इनके जो
मालिक हैं फ्रेंचाइज के राना जवाद, वो भी पीछे से बैठ के इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई पीछे से इन्हें इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही हो शायकीन की और टीम मैनेजमेंट और इंतज़ामिया की, तो यकीनन इन्हें अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लानी चाहिए। बेहतरी लानी चाहिए। ये लाहौर कलंदर्स के लिए रन्स बनाना मुश्किल है, ल्यूक रॉन्की के लिए रन्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब सब बात वही गेम प्लान की है, रोल डिफाइन करने की है कि देखें जब शेन वॉटसन इस्लामाबाद से गए हैं तो उन्हें उनकी जगह पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो अग्रेसिव भी हो, जो विकेट पे स्टे भी कर सके। तो ये सारी प्लानिंग की बात है। आप अगर देखें ड्राफ्ट जब हुआ है तो 18वें राउंड में पहला जो कीपर जो है स्पेशलिस्ट विकेट कीपर लाहौर कलंदर्स ने सेलेक्ट किया था, तो उनकी इंटेंशंस कुछ और हैं। वो शायद अपने लक फैक्टर पे ही वो चल रहे हैं कि ये प्लेयर ले लेंगे तो कर देगा, या कि किसी एक ब्रेंडन मैकुलम ही कर देगा। पहले सीज़न में क्रिस गेल पे सारा इन्हिसार था। तो वो जो चिप इन करते हैं प्लेयर जैसे कोयटा के हैं कि उनके बड़े नाम नहीं है उनके पास, जो लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। ये यहाँ पे कप्तान का रोल, मैनेजमेंट का रोल कि किस तरह से हर खिलाड़ी से आपने परफॉर्मेंस लेनी है। कि अब आप देखें कल के मैच में जब शादाब खान विकेटें नहीं ले रहे तो उन्हें वन डाउन भेजा गया कि ताकि कुछ रन्स करें, ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। तो ये सारी चीज़ें लाहौर की तरफ से देखने में नहीं आती। बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर गिरे होते हैं फील्ड में उनके, कप्तान का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा, हर खिलाड़ी शायद अपने लिए खेल रहा है। तो अगले मैचेस में जैसे उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ रन्स करने, अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि जब चौथे सीज़न के लिए ड्राफ्ट हो तो इन खिलाड़ियों को भी दूसरी टीमें पे इनको ज़रूर शामिल करें। वरना यही लग रहा है कि इस जो लाहौर की तरफ से खिलाड़ी नाकाम हो रहे हैं, शायद अगले साल वो PSL में ही दिखाई ना दें। लाहौर की तरफ से जो नाकाम हो रहे हैं जी, वो अगले साल हो सकता है PSL में दिखाई, ड्राफ्ट में निकल जाए जी। अब देखें शेन वाटसन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से निकल के क्वेटा ग्लैडिएटर्स में गया है, तो उसकी परफॉर्मेंस हाफिज साहब कितनी अच्छी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि फहर जमान ये इन्हें अपनी टीम में रिशफलिंग अब थोड़ी सी करनी पड़ेगी और आइंदा चौथे सीज़न में इन्हें कुछ नए खिलाड़ी इंडक्ट करने होंगे और कप्तानी के बारे में भी इन्हें सोचना होगा कि इन्हें कोई मुकामी कप्तान या पाकिस्तान का उभरता हुआ कोई खिलाड़ी उससे ये रोल दें ताकि ये बेहतर तरीके से उनके लिए कोई रोल डिफाइन कर सकें। ठीक है, आपके ख्याल में जो फरहान ने कहा है जी कि आने वाले सीज़न में बहुत कुछ खिलाड़ी ज़रूर ऐसे होंगे लाहौर कलंदर्स की टीम का जो हिस्सा हैं वो PSL में ही दिखाई ना दें? यकीनन जी, ये कारकर्दगी तो उनकी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि 2-3 खिलाड़ी यकीनन हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन ये अब उनकी किस्मत पे ही आंदा वो डोमेस्टिक में अगर या उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में या फखर जमान है, उमर अकमल है, ये तो पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं। तो ये इन्हें खुद भी समझना होगा कि ये आइंदा PSL में खेलना है तो उन्हें अपनी कारकर्दगी में 4 मैचेस अभी पड़े हैं और वो उसमें अच्छा खेल के वापस आ सकती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुत्तहिद हो रही है, आगे बढ़ रही है इवेंट के साथ साथ। बिल्कुल, आप देखें आपसे कितनी ज़्यादा इनकी मुश्किलात थी। पहले 2 मैचेस में कप्तान नहीं थे, फिर रुमान रईस इनके बड़े अच्छे बॉलर अनफिट हो गए, अब आंद्रे रसल वो टीम के साथ नहीं है और पिछले सीज़न में कुछ प्लेयर्स बाहर हुए। लेकिन वो जो एक जो टीम मुत्तहिद है, जो जेलिन है, वो ने आगे बढ़ा रही है। और जो पिछला मैच जो टाई जो मैच हुआ था वो जीता है इस्लामाबाद ने, उसने बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है वो उनका बढ़ाया है। और मुझे ये लग रहा है कि जो पहले सीज़न के जो इस सीज़न के आगाज़ में कोयटा और इस्लामाबाद को थोड़ा सा राइट ऑफ किया जा रहा था, जिस तरह ये दोनों टीमों ने पिछले 2-2 मैचेस जीते हैं, तो अब ये यकीनन मुल्तान, कराची और पेशावर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस हद तक अगर हम टॉप प्लेयर्स के अनफिट होने की या इंजरीज़ की बात करते हैं या किसी भी वजह से टीम से अलग हो जाने की बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स का उसमें जिक्र किया हमने, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 2 टॉप क्रिकेटर्स तो उनसे अलहदा हुए। एंड्रे रसल की हम बात करें, रुमान रईस जिन्होंने कप्तानी भी की मिसबाह की अदम मौजूदगी में, 8 ओवर्स उनके भी तो ख़त्म हुए हैं जी। अब साहब इसमें यही है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को ले रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है, सोच है, वो क्या है। अगर आप नेगेटिव जाएंगे कि जी हमारा जिस प्लेयर ने पिछला मैच हमें जितवाया है सुपर ओवर में वो नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, तो वो रिप्लेसमेंट फौरी तौर पर लेके अब आ रहे हैं। और जो लोकल टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस देखें, कल जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स की हैं, आउट किए हैं, ऐसी परफॉर्मेंस तो शायद पाकिस्तान के लिए भी नहीं दी उन्होंने। 37 साला मोहम्मद शमी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वकार यूनुस ने तो कहा इनका कमबैक होना चाहिए पाकिस्तानी टीम में। तो ये यहाँ पर यही फील होता है कि बिल्कुल जेलिन है,
रोल्स डिफाइन है, और अगर कोई खिलाड़ी अनफिट होता है, बाहर जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो उससे बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। रुमान रईस की कमी महसूस नहीं हो रही इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर फिनिश करती है अच्छी जगह पर पीएसएल में, तो फिर वकार तो ये भी कह सकते हैं कि फिर मेरा भी कमबैक होना चाहिए पाकिस्तान टीम है अगर क्योंकि मिकी आर्थर की टीम तो थोड़ा नीचे जा रही है, वकार यूनुस की टीम ऊपर आ रही है, तो कोचेस के दरमियान भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और कोच की हैसियत से उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए कोई बुरी भी नहीं थी। अब आप देखें कि इनके पास कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। इनके पास डीन जोन्स बैटिंग कोच है और वकार यूनुस बॉलिंग कोच, और फिर इनके पास सबसे बढ़ के इन्हें जो एज हासिल है मसबा उल हक, एक पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कप्तान था, बल्कि इंटरनेशनली अपने दौर के वो बड़े कप्तानों में से एक हैं। तो मैं समझता हूँ ये इनके पास एक टीम मैनेजमेंट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन गया है। अब देखें ना, खिलाड़ी को गलतियां तो करती हैं, वो सिखाने के लिए पीछे अच्छा मोटिवेशनल खिलाड़ी हों लोग, तो वो उनकी गलतियों को बावर करा के अच्छे रिजल्ट ले आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये गुड लक है कि उनके पास अच्छे लोग हैं और खिलाड़ियों को वो मोटिवेट कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी में बतरीज बेहतरी आती जा रही है। अब फ़हीम अशरफ ने आप देखें कितनी अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद शमी, शादाब, हाँ वो देखें पहले बॉलिंग में इतने मौसर नहीं हो रहे थे, उन्हें बैटिंग में उन्होंने दिया, फिर उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। तो ये एक मुकम्मल एक कम्बिनेशन पैकेज बनता जा रहा है। जिन टीमों के पास ओपनर अच्छी हैं, रोंकी ने देखें बहुत अच्छी बैटिंग की, तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास अच्छा कम्बिनेशन बनता जा रहा है वो टीमें अब ऊपर आती जा रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड्रे रसल इनकी टीम से बाहर हुए, रुमान रईस फिटनेस इश्यूज़ की वजह से बाहर हो गए, कमी उनकी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। मैंने हाफिज साहब यही बताया ना कि इनके पास कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है, टीम मैनेजमेंट का भी और प्लेयर्स का भी। सबसे बड़ा तो फिर मसबा उल हक एक अच्छा मंजा हुआ कप्तान है, वो खिलाड़ियों की कमियों और खूबियों को बखूबी जानता है, तो वो उसके मुताबिक तब्दीलियां कर लेता है। किसी एक खिलाड़ी के बाहर होने से उन्हें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। किसी एक खिलाड़ी के बाहर होने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अगर इस एक नुक्ते के ऊपर हम बात करें तो फिर कलंदर्स को क्यों फ़र्क पड़ रहा है बाहर होने से खिलाड़ियों का? देखिए, कलंदर्स का बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो एक किसी खिलाड़ी पर ही होता है उनका। हर साल इस बार भी क्रिस लेन को सबसे पहले पिक किया और ड्राफ्ट में हम भी मौजूद थे, तो वो जो खुशी उनके टीम मैनेजमेंट के चेहरे से थी, वो लग रहा था कि शायद वो पीएसएल जीत गए हैं क्रिस लेन को लेने की वजह से। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो है वो टीम के साथ आप देखें, आकिब जावेद भी हैं, इंजमाम ने भी यहाँ पर मशवरे दिए, वहाँ उधर शोएब अख्तर भी उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, अतीक उस्मान है, कबीर खान है, इंजमाम भी हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी अपनी, आपके फेवरेट कोच अतीक उस्मान भी हैं, तो वो भांत की जो बोली हैं वो खिलाड़ियों के कानों में पड़ रही हैं। कबीर खान भी हैं डोमेस्टिक, मतलब उनके पास देखें कमी किसी की नहीं। अगर आप कोचिंग पैनल भी देखें तो सबसे मजबूत कोचिंग पैनल भी उनके पास है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स भी उनके पास हैं। बॉलिंग में देखें तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनर जो हैं वो फॉरनर हैं, रिचर्ड स्टोनर जो हैं वो हर मैच में बेचारा ट्वीट करता है कि आज हम अच्छा करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो चीज़ें सारी एलिमेंट सारे पूरे हैं, सिर्फ यही है कि जो टीम स्पिरिट है, जो जेल होके खेलने की, जो टीम की तरह खेलने की ज़रूरत है, मैदान में उतरने की, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, उसकी कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हर मैच में अच्छा स्टार्ट करने के बावजूद लाहौर की टीम फिनिश जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब हम बात करते हैं, तारिक मुनीर भट्ट साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि आगाज़ उनको बहुत अच्छा नहीं था जब वो बॉलिंग कर रहे थे, कमबैक उन्होंने किस तरह से किया? हाफिज साहब उनके पास देखें ना, उनके बॉलर्स जो हैं वो ये फ़हीम अशरफ पाकिस्तान का, इन्हें हमारे मिकी आर्थर साहब ने इन्हें पाकिस्तान का असासा करार दिया, तो उसने उस वक्त आके बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग को मैनेज किया और न सिर्फ उनकी बॉलिंग में स्विंग नज़र आई, बल्कि उन्होंने उस मौके पर बहुत अच्छा एक स्पेल किया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड वापस आई। फिर उस महल्ले पर शादाब खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो एक उनका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन जो है ना वो उस वक्त क्लिक कर गया। हालांकि लाहौर वालों ने पहली दफ़ा नज़र आ रहा था कि 104 रन उन्होंने एक विकेट पे बनाए थे, लेकिन अगले फिर आप ओवरों में देखें कि वो उनकी बैटिंग एक मरतबा फिर कोलैप्स कर गई। मैकलम ने आखिरी 17 गेंदों पे 31 रन बनाए, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आ सके। मैं समझता हूँ कि उनकी इस्लामाबाद की बॉलिंग, मोहम्मद शमी ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक पैकेज बन गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड नाज़रीन इकराम, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर कल खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ से भी उनकी कामयाबियों में इनका किरदार नुमाया रहा दोनों शोबों में,
बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। यहाँ पर भी जब वो आए हैं तो बड़े ट्रू प्रोफेशनल की तरह उन्होंने अपना किरदार निभाया। जी, केविन पीटरसन और शेन वॉटसन दोनों जो बड़े मतलब कोयटा की टीम के लिए अगर असासा कहा जाए कि जब जहाँ पर उन्हें बड़े नामों की जो बड़े जो जिम्मेदाराना इनिंग्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी मौजूद होते हैं। और कल जिस तरह से इन दोनों ने बैटिंग की, 90 नॉट आउट शेन वॉटसन ने किए, 52 केविन पीटरसन ने बनाए, तो वहीं पर जो इतना बड़ा एक स्कोर कर दिया था उसी जगह पर वो कोयटा की टीम जो मैच में वापस आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोयटा को आज जो है वो शिकस्त देना शायद आसान ना। और फिर सिर्फ ये है कि इन दोनों पर इन्हिसार नहीं कर रही कोयटा की टीम। आप देखें असद शफीक की जो परफॉर्मेंस है वो भी बुरी नहीं है जब वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। फिर उसके बाद जो बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पे जो स्पिनर्स हैं कोयटा के, जो लोकल टैलेंट ये है, पहले सीजन से लेकर अब तक इनकी कामयाबियों का सबसे बड़ा राज अच्छे स्पिनर्स हैं। और मोहम्मद नवाज़ आप देखेंगे जब PSL का पहला मैच हुआ था उसमें ये मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट इस्लामाबाद, और वहीं से जो सिलसिला इनकी कामयाबियों का शुरू है वो अभी तक जारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन PSL में वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं कोयटा की। और जो अहम मौके हैं, चाहे वो पेशावर के ख़िलाफ़ पिछला प्ले ऑफ था जब एक रन से कोयटा की टीम जीती, तो हर मौके पर मोहम्मद नवाज़ ने परफॉर्म किया। और नॉर्मली मुझे ये हैरानी हो रही थी कि इनका वैसे तो बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिन नहीं होता, कल स्पिन भी हो रहा था, हालांकि ड्यू फैक्टर भी था। तो कोयटा के लिए मोहम्मद नवाज जो स्टंप हुआ है वो इतना बड़ा स्पिन हो रहा था, पहली इनिंग्स में ऐसा स्पिन देखने को नहीं मिला। तो कोयटा के लिए नवाज जो है वो तो एक लकी फैक्टर आप कह सकते हैं। फिर हसन खान जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की थी पिछले मैच में, विनिंग स्ट्रोक खेला, और बॉलिंग में तो ये आप देखें कि कप्तान की तरफ से जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और कोयटा की अच्छी बात यह है कि उन्हें जिन खिलाड़ियों पर भरोसा है, चाहे उनके टीम ऑनर हैं, चाहे वो सरफराज अहमद हैं, कि इन पे ये तनकीद की जाती है कि एक इमरान खान जैसा बड़ा बॉलर वो उठा के लिली टॉमसन और इतने बड़े बॉलर थे, वो विकेट के अंदर बॉल से उठा के लेग पे छक्का लगा देते थे। मैं समझता हूँ मैंने आज तक उनसे बड़ा बैट्समैन कोई उनसे तो आर्गूमेंट करना बनता नहीं है किसी खिलाड़ी का। अच्छा, कराची किंग्स फरहान साहब किस तरह कल कुछ इन्होंने भी ऊंच नीच की है, उखाड़ पिछाड़ अपनी बैटिंग लाइन में भी की। वही जैसे मैंने कोयटा की बात की कि ये पैनिक नहीं होते, अपनी टीम में तब्दीलियां नहीं करते। कल कराची थोड़ी सी पैनिक थी। और जो इसका मतलब है कि मोइन खान फिर ज़्यादा अच्छे कोच है मिकी आर्थर से। हाँ, मोइन इसमें सारा रोल है, विव का भी रोल है, मोइन खान का भी है, अब्दुल रज़ाक को भी आप राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो कराची ने जो वो विंग्स लगा के उड़ने का सिलसिला था वो लगता है कि कल कोयटा ने इनके विंग्स काटे हैं। और थोड़ा सा पैनिक दिखाई दिए कि 180 इतना बड़ा टोटल नहीं था कि जिसे हासिल ना किया जा सके। और उसके लिए शायद अफरीदी से इनिंग्स का आगाज़ करवाना, तो वो शुरू में ही वो दबाव का शिकार दिखाई दिए। और मतलब नवाज के अगेंस्ट जो है मैं आपको हिट करना, ये शायद अफरीदी के ओपन आने में ना 90% से ज़्यादा अमल दखल होगा मिकी आर्थर का, और 10% इसमें राय होगी इमाद वसीम की। मेरा ये ख्याल है। हाफिज साहब, मैं समझता हूँ कि ये कोच को पता होना चाहिए शाहिद अफरीदी प्रेशर का खिलाड़ी नहीं है। वो प्रेशर में आप कौमी टीम की तरफ से भी देख लें, उसने उस वक्त आके ज्यादा इनिंग्स अच्छी खेली है जब उस पर दबाव नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला ठीक नहीं था। इनके बाबर आजम और दूसरे जो प्लेयर थे परमानेंट ओपनिंग कर रहे थे, वो ज्यादा बेहतर इंतखाब होता अगर वो आते। शाहिद अफरीदी वन डाउन या किसी मुनासिब मौके पे जब एक अच्छा पैकेज शुरू से ओपनिंग दे देते तो वो आके अपना रोल निभाते, वो ज्यादा अच्छा होता। जी फरहान। और देखें कि इन्होंने मतलब खुरम मंजूर को निकालने की ज़रूरत नहीं थी। वो शुरू में टॉप ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी दे रहे थे, बहुत तेज़ नहीं थे खेल रहे, लेकिन एक एंड से विकेट रोकी हुई थी, दूसरी तरफ से बाबर आजम या जॉय डेलनी, इनग्राम या रवि बपारा, ये लोग रन्स कर रहे थे। तो अचानक से जो इतनी बड़ी तब्दीली की है, खुरम मंजूर को निकाल दिया, शाहिद अफरीदी जो लोअर ऑर्डर में खेल रहे थे उन्हें ओपन पे ले आए, तो इतनी तब्दीलियां करने की ज़रूरत नहीं थी। एक मैच कराची की टीम पहले हारी है, तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की क्या ज़रूरत थी, इतनी चेंजेस करने की क्या ज़रूरत थी। और जो कल शाहिद अफरीदी ने जो शॉट खेला, मुझे याद है कि जब शारजा में मैचेस होते थे 97 या 98 में, तो चिमिंडा वास ने एक बिल्कुल ऐसी ही बॉल पर शाहिद अफरीदी को आउट किया था, बॉल खड़ा कर दिया था। तो 20 साल बाद भी एक उनका टीवी कमर्शियल भी चलता है कि तब्दीली नहीं आई। हाँ। तो शाहिद अफरीदी के स्टाइल में भी कोई तब्दीली नहीं आई, वो आज भी वैसे ही खेलते हैं। बिल्कुल, वो उनका मखसूस अंदाज है कि वो उन्होंने अगले कदम पर जाना है, बैट उसी फ्लो में होगा, और थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ आप बॉल दें तो वो हवा में खड़ा हो जाता है। वो मिडल की बजाय थोड़ा ऊपर लगता है, उसके हैंडल के नीचे वाले निचले वाले हिस्से पे, और बॉल मिड ऑफ के ऊपर होता है। जी भट्ट साहब।
हाफिज साहब, क्वेटा वालों को पता है कि शाहिद अफरीदी एक स्टार खिलाड़ी है, वो उसके उस स्टारशिप से फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ शाहिद अफरीदी ने बॉलिंग में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 20-25 रन रोके हैं, वरना जिस फ्लो से वो शेन वाटसन और दूसरे प्लेयर खेल रहे थे 200 से ऊपर रन होने चाहिए थे। ये शाहिद अफरीदी की बॉलिंग थी कि वो थोड़ा सा रेजिस्ट उन्होंने किया और 180 के रन तक उन्हें महदूद कर दिया। लेकिन बैटिंग में मैं नहीं समझता वो कौमी टीम की तरफ से भी टीम से इसीलिए बाहर हुए हैं कि वो अपना बैटिंग में वो करतार जो उनसे तवक्को की जा रही थी वो नहीं निभा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी वजह बनी है। एक दूसरा वो मुसलसल जीत रहे थे, टेबल पे भी वो सबसे ऊपर आ गए थे, थोड़ा सा मैं समझता हूँ वो रिलैक्स भी हो गए। उनकी प्लानिंग आइंदा के लिए जो होनी चाहिए थी वो उसको बेहतर तरीके से नहीं ले जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक मुनीर भट्ट साहब, फरहान निसार साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।